Dear students, today in this lecture we will study about the electrolytic cell and electrolysis। अभी आपको पता है कि हमारा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट चला हुआ है, तो उसमें हम जो है पहले कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ क्वेश्चन अराइज कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो एज यू नो दैट जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि जब हम किसी भी मोल्टन या एक्वस फॉर्म में करंट पास करते हैं तो सॉल्ट आयन में डिसोसिएट कर जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द आयन्स इनटू डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट इनटू आयन्स अपॉन पासिंग द करंट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस डिवाइस में ये प्रोसेस अकर करता है दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जहाँ पे जो है जो करंट हमने पास किया दैट ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज इन द सॉल्ट, तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपको पता है कि उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी चेंज होती है, इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल एनर्जी चेंज होती है इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग होता इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें हमारे पास एक कंटेनर होता है दैट जो कंटेनर है दैट मे बी मेड अप ऑफ द ग्लास और एनी मटेरियल विच आर बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और उस कंटेनर में हम आइदर मोल्टन मीन पिघला हुआ सॉल्ट या कोई भी उसका एक्वा सोल्यूशन जो है वाटर में जो है उसको डिजॉल्व करके कंपाउंड यूज करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। दो मेटल की रॉड मे बी उसी सेम मेटल की हो सकती है या डिफरेंट मेटल की भी हो सकती हैं, इनर्ट मेटल की हो सकती हैं। वन इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, उसको हम एनोड बोलेंगे, एंड अनदर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी दैट इज कॉल्ड द कैथोड। एज यू नो दैट जो एनोड है आपने +1 में स्टडी किया है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिटिक जो सोल्यूशन वहाँ पे हमने टेकअप कर रखा है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास है उसमें करंट पास करेंगे तो रिडॉक्स प्रोसेस मीन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगी। लेट्स आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मीन पिघला हुआ हमने सोडियम क्लोराइड लिया, तो अपॉन पासिंग द करंट इट डिसोसिएट इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो एज मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा एनोड है पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पे क्लोराइड आयन मूव करेंगे और एनोड के ऊपर जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस अक्कर करेगा। तो क्लोराइड आयन लूज द इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पे इफ देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय एनी आयन, तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी चेंज। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम क्या है, अनस्टेबल है, तो दो क्लोरीन एटम कंबाइन करते हैं और बनता है क्लोरीन गैस। तो दैट इज सेकेंडरी चेंज कि जो कंपाउंड वहाँ पे एटम बनी वो दूसरी फॉर्म में चेंज होगी, तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी चेंज। एट कैथोड, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सोडियम आयन उसके ऊपर मूव किए, तो ड्यू टू दैट कि सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसके अंदर रिडक्शन हुई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो सोडियम मेटल बनेगी वहाँ पे, और जो सोडियम मेटल है वो अपने आप स्टेबल है, तो वहाँ पे ओनली प्राइमरी चेंज होगी, कोई सेकेंडरी चेंज नहीं होगी। तो दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब हमने जो है कि जो सोडियम क्लोराइड है जो कॉमन सॉल्ट है उसको पानी में डिजॉल्व करना है और उस सोल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कैरी आउट करनी है। तो अगेन NaCl जो है जब पास करेंगे हम उसमें करंट, तो दैट डिसोसिएट इन द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब क्योंकि दैट द एक्वा सोल्यूशन, तो जो वाटर है अपॉन पासिंग द करंट दैट डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज आयन बने मीन दो कैटायन बने
और दो ही नेगेटिव चार्ज आयन बने, इन दो एनायन बने, तो जो कैटायन और एनायन है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। तो एनोड के ऊपर जो है क्लोराइड आयन भी जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन भी जाएगा। अब इसमें जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, तो वहाँ पे वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेगा। जैसे बिटवीन द क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ द क्लोराइड आयन इज लेस, दैट अंडरगो टू द ऑक्सीडेशन। एक्चुअली जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है दैट द इनवर्स ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टडी कर रखा है। तो यहाँ पे क्लोरीन आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दैट बिकम एज द क्लोरीन एटम, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी चेंज। एज आई टोल्ड यू दैट क्लोरीन एटम स्टेबल नहीं है, टू क्लोरीन एटम कंबाइन करेगी और वहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट कर रही है एट द एनोड। कैथोड के ऊपर भी टू आयन मूव कर रहे हैं, वन इज द सोडियम आयन एंड वन इज द हाइड्रोजन आयन। अब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टडी किया है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन आयन इज द 0 वोल्ट और सोडियम आयन का क्या है माइनस 2.37 वोल्ट। तो इसका मीन क्या हो कि हमारे पास डिस्चार्ज पोटेंशियल एच पॉजिटिव आयन इज लेस, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल और डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑप्शन क्या है इनवर्स हैं। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन आयन में रिडक्शन होगी, दैट गेन द इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे हाइड्रोजन एटम बनेगी, प्राइमरी चेंज हुआ और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा H2 गैस बन जाएगी। तो यहाँ पे H2 गैस लिबरेट कर रही है। तो आपने एक मेजर यहाँ पर डिफरेंस देखा इन द मोल्टन एंड एक्वस सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस। मोल्टन में कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल डिपॉजिट करती है, बट इन एक्वस कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। तो इट्स अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द सोडियम क्लोराइड in molten form and aqueous form. Now, Faraday's law of the electrolysis. Michael Faraday studied the electrolysis process in detail. और उसने जब उसको डिटेल में स्टडी किया तो ही गेव टू लॉज। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो थ्रू द सेल। जितना हम सेल में जो डिवाइस है उसमें चार्ज करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे या तो डिपॉजिट करेगा इफ़ दैट द सॉलिड और लिबरेट करेगा इफ़ दैट इज ए गैस। तो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द फ्राइडेज। तो अकॉर्डिंग टू दैट W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द Q, वेयर W इज द amount of the substance deposit and Q the charge flow through the cell. जनरली जो मेटल जो होती हैं वो तो जो है डिपॉजिट करती हैं, बट जो नॉन मेटल जो है वो लिबरेट भी करती हैं। तो W अमाउंट ऑफ द गैस लिबरेट भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अपॉन रिमूविंग द प्रोपोर्शनल, तो W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। W किसके बराबर हो गया Z इंटू क्यू, वेयर Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब वी नो दैट चार्ज की आपने डेफिनेशन स्टडी की है, द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड टाइम टेकन इन सेकेंड। तो वी नो दैट Q क्या होता है I इंटू टी। तो इसका सेकेंड फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, Q को हमने रिप्लेस कर दिया I इंटू टी, तो W इज इक्वल टू Z into I into T. Okay, so that the second formula of the first law of the electrolysis. Now definition of the Z, कि हमने Z को डिफाइन करना है। मान लो कि हमने सेल में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो किया, देन W इज इक्वल टू Z इंटू 1, तो W इज इक्वल टू Z। सो we can say that electrochemical equivalent is equal to amount of the substance deposit at or liberate at a respective electrode when 1 coulomb charge flow through the cell। और अनदर वे से हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेट हमने उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, कितने टाइम में 1 सेकंड में। तो अगेन जो हमारा सेकंड फार्मूला था W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, तो वहाँ पे पुट किया हमने 1, तो W इज इक्वल टू Z।
तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट डिपॉजिट और लिबरेट व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द सेल फॉर 1 सेकेंड। कि जब उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सेल में कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो वहाँ पे जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करेगा उसको हम उस सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है दैट द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट मास एंड फ्राइडे कांस्टेंट, कि जब हम इक्विवेलेंट मास को फ्राइडे कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू आती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नो क्वेश्चन आ रहा करता है कि व्हाट द फ्राइडे कांस्टेंट, ये फ्राइडे कांस्टेंट क्या होता है। तो जो फ्राइडे कांस्टेंट है दैट द चार्ज कैरी बाय द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है 1 मोल की वैल्यू कितनी है, 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम्ब। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज का मीन क्या हुआ कि 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्ब। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रफली वैल्यू आ गई 96487 कूलम्ब, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं 96500 कूलम्ब। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द फ्राइडे कांस्टेंट। अब इक्विवेलेंट मास जैसे हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है, इक्विवेलेंट मास कहता है मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय वैलेंसी, कि किसी भी सब्सटेंस के मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करेंगे दैट बिकम एज द इक्विवेलेंट मास। हमारे पास E क्या बन गया m/n, तो हमने इसको वैल्यू को पुट किया तो Z क्या बन जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट डिवाइड बाय वैलेंसी इंटू फ्राइडे कांस्टेंट, Z इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n इंटू एफ। तो जब ये वैल्यू हमने जो है फर्स्ट लॉ में पुट की तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या बन गया, W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। तो Z के प्लेस पे हमने पुट किया m/nf, तो W क्या बन गया हमारे पास, W इज इक्वल टू m/nf इंटू क्यू, और ZIT होता है तो अगेन MIT/nf। Now numerical problem based upon the Faraday law. A solution of the copper sulfate is electrolyte for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of the copper deposited at the cathode? अब जो न्यूमेरिकल है हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइज किया 10 सेकंड के लिए बाय करंट ऑफ द 1.5 एम्पियर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, कॉपर सल्फेट जो है जब उसमें हमने करंट पास किया तो दैट डिसोसिएट द कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन, कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे बैलेंसी कॉपर की 2 है, एन की वैल्यू 2 आएगी। और हमारे पास जो है यहाँ पे टाइम देखा है 10 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 600 सेकंड बन जाएंगे। करंट 1.5 एम्पियर है और हमें पता है मास ऑफ द कॉपर दैट इज द 63.5 ग्राम, और एन मैंने बता दिया 2 है, तो वैल्यू को पुट किया हमने, फ्राइडे कांस्टेंट पता है आपको 96500 कूलम है, तो हैंस हेयर W इज इक्वल टू m/nf I इंटू टी, तो m/I इंटू टी डिवाइड बाय NF। तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट किया हमने, m की 63.5, I की 1.5, T की 600, N की 2 और F की 96500 कूलम। तो हमारे पास आंसर आ गया 63.5 ग्राम, 63.5 इंटू 1.5 इंटू 600 डिवाइड बाय 2 इंटू फ्राइडे कांस्टेंट 96500, तो
मास जो डिपॉजिट करेगा दैट इज इक्वल टू 0.269 ग्राम। तो इस बेस से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लेट्स अब हम एक और न्यूमेरिकल टेकअप करते हैं टू अंडरस्टैंड द फ्राइडेज फर्स्ट लॉ। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मैनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव टू फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव विद 2 एम्पियर करंट। तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी Fe3 पॉजिटिव चेंज इनटू द Fe2 पॉजिटिव, इसका मीन क्या हुआ, Fe3 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और Fe2 पॉजिटिव बना। तो 1 मोल Fe3 पॉजिटिव लिया हमने, तो उसके लिए 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि एक लेंगे एटम तो एक इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल लिए तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या, अभी हमने बताया कि दैट इज इक्वल टू फ्राइडे कांस्टेंट। तो चार्ज इस केस में 96500 कूलम्ब है फॉर 1 मोल। बट हमारे पास क्वेश्चन में 3 मोल रखे हैं, तो चार्ज क्या बन गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो चार्ज आया दैट इज इक्वल टू 289500 कूलम्ब आया। अब करंट 2 एम्पियर दे रखा है और आपने जो है N1 है और टाइम आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो Q क्या होता है, I इंटू टी। तो T क्या बन गया हमारे पास, Q अपॉन I बन गया। तो जब हमने इसको जो है डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम आ गया दैट इज द 14475 सेकेंड। उसको आवर में कन्वर्ट किया हमने, 3600 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास टाइम आ गया रफली दैट इज इक्वल टू, कि जो आपको पता है कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड कितना बन गया, 1/3600 आवर्स। तो हमारे पास रफली जो टाइम आया 40.21 आवर्स आया। तो दैट अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द फ्राइडेज फर्स्ट लॉ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्राइडेज सेकंड लॉ। कि सेकंड लॉ क्या बोलते हैं कि यदि हम 2 और मोर देन 2 सेल को सीरीज में कनेक्ट करें और सभी में इक्वल अमाउंट में चार्ज फ्लो करें, देन अमाउंट डिपॉजिट एट ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू equivalent weight of that substance. When 2 or more than 2 cells connected in series and equal charge flow through them, then amount deposit is directly proportional to equivalent weight of that substance. जैसे गिवन सेल में जो है, गिवन डायग्राम में हमने 3 सेल सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। फर्स्ट में हमारे पास गोल्ड नाइट्रेट सोल्यूशन है, सेकंड में सिल्वर नाइट्रेट है और थर्ड में कॉपर नाइट्रेट है। तो मैथमेटिकली W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, तो वी कैन से दैट W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। तो अब ये हमने आपको बताया इक्विवेलेंट मास E क्या होता है, दैट इज द गिवन मास या मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस या एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय द वैलेंसी। तो जो गोल्ड का इक्विवेलेंट मास हमारे पास, उसके मोलर मास, उसका एटॉमिक मास को जो है वैलेंसी से डिवाइड करके आता है। तो 197 डिवाइड बाय 3, गोल्ड की वैलेंसी 3 है, AuNO3 थ्राइस बन रहे हैं, तो 65.6 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ गया ये। ऐसे ही सिल्वर का जो है हमारे पास इक्विवेलेंट मास आएगा, सिल्वर का एटॉमिक मास है 107, वैलेंसी 1 है, तो इसको 1 से डिवाइड किया तो दैट बिकम एज 107। और कॉपर का इक्विवेलेंट मास आएगा कि उसका एटॉमिक मास है 63.5, तो जब इसको कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास बन गई ये 31.75 ग्राम। तो बाय नोइंग दीज वैल्यूज हम बोल सकते हैं कि हमने जब सेम अमाउंट में करंट पास किया तो सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट सिल्वर का डिपॉजिट करेगा, उससे कम गोल्ड का, और सबसे कम जो अमाउंट जो है कॉपर का डिपॉजिट करेगा। तो दैट इज द फैराडेज सेकंड लॉ, कि जो भी हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट जो है उनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ वी कैन डिराइव द सेकंड लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ। तो मान लो कि हमारे पास 2 डिफरेंट सेल हैं,
तो जो हमारे पास फर्स्ट सेल है, ये अभी दोनों सेल जो है अलग अलग हमने रखे हुए हैं। तो उसमें क्या है, जो फर्स्ट सेल में इन सेल 1 W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Q1, क्योंकि हमारे पास लॉ क्या है, फ्राइडेज फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। तो यहाँ पे W1 क्या आ गया, Z1 इंटू Q1। तो अब हम यहाँ पे Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया Z1 क्या होता है, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय द, Z क्या होता है, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय द फैराडे कांस्टेंट। तो W1 क्या देगा, इक्विवेलेंट मास दैट द E1 अपॉन F इंटू Q1। तो दैट द W1 इज इक्वल टू E1 इंटू Q1 ओवरऑल डिवाइड बाय फैराडे कांस्टेंट। तो फ्रॉम हेयर Q1 क्या आ जाएगा, हमने इसको जो है सफल किया तो हमारे पास Q1 क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू W1 इंटू F डिवाइड बाय E1। तो दैट द अमाउंट डिपॉजिट चार्ज फ्लो थ्रू द सेल इन कौन सा सेल, फर्स्ट सेल में। इन द सिमिलर वे जो हमारे पास सेकंड सेल है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे। तो W2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Q2, कितना आएगा वो, Z2 इंटू Q2, जहाँ पे जो है 1 और 2 हमने जो है सेल 1 और 2 के लिए पुट करके हैं। तो अगेन कि Z की हमने वैल्यू पुट की, तो Z का जो वैल्यू है E अपॉन F है, तो W2 क्या बन जाएगा, E2 डिवाइड बाय F इंटू Q2। F क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो इसके साथ हम 1 और 2 पुट नहीं करेंगे। तो W2 क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू E2 इंटू Q2 डिवाइड बाय F। तो फ्रॉम हेयर Q2 क्या बन जाएगा, W2 इंटू F डिवाइड बाय E1, E2 सॉरी, नॉट E1, दैट द E2। लेट, अब हम अज्यूम करते हैं कि दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब आपने फिजिक्स में स्टडी कर रखा है, जब भी सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो इसका मीन क्या हुआ कि वहाँ पे जो चार्ज है फर्स्ट और सेकंड सेल में इक्वल हो जाएगा। तो लेट Q1 इज इक्वल टू Q2, कि हमने क्या मान लिया, Q1 किसके बराबर है, Q2 के बराबर है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो Q1 की वैल्यू आप ऊपर देख रहे हैं क्या आ गई हमारे पास, W1 इंटू एफ अपॉन E1 इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू क्या है, W2 इंटू एफ इंटू E2 अपॉन E2। तो F से F कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। तो जब हमने इसको जो है रीअरेंज किया तो दैट बिकम एज W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अब आप देख रहे हैं W1 के सामने E1 आ रहा है, W2 के सामने E2 आ रहा है, तो वी कैन से दैट मास डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो दैट इज द सेकंड लॉ। तो इट्स अबाउट द डेरिवेशन ऑफ द सेकंड लॉ फ्रॉम फ्राइडेज फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे हमने इसको जो है सेकंड लॉ को फर्स्ट लॉ से डिराइव कर दिया। नाउ जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल टेकअप करेंगे जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी कैरी आउट की बाय यूजिंग द सेम मेटल इलेक्ट्रोड और इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड। इसको यूज करेंगे हम आइदर यूजिंग द सेम मेटल इलेक्ट्रोड और इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड। तो फर्स्ट केस कि दैट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल टेकअप करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होता सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है एक्वस फॉर्म में टेकअप करेंगे
और इसमें हम इलेक्ट्रोड सेम मेटल इनर्ट, फर्स्ट केस हम इनर्ट मेटल का कर रहे हैं। इनर्ट मेटल जैसे प्लेटिनम या प्लेडियम होती हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ले लिया और दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिए, वन इज द एनोड एंड अनदर इज द कैथोड। अपॉन पासिंग द करंट जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सिल्वर आयन बनेंगे और नाइट्रेट आयन बनेंगे, और वाटर अगेन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। तो एनोड के ऊपर वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, हम बार बार बता रहे हैं। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन वाटर वहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन क्या हमारे पास है, दो वाटर के मॉलिक्यूल 4H पॉजिटिव बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस बनाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे। अब कैथोड के ऊपर अगेन Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव जाएंगे, तो हमारे पास Ag पॉजिटिव का जो है डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस है, तो इट मीन कि दैट अंडरगो टू द रिडक्शन एट द कैथोड। तो सिल्वर आयन ने इलेक्ट्रॉन टेकअप किया और सिल्वर मेटल डिपॉजिट करती जाएगी एट द कैथोड। तो इट्स अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट बाय यूजिंग द इनर्ट मेटल। नाउ बाय यूजिंग द सेम मेटल इलेक्ट्रोड, कि अब हमने सेम मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करना है, कि हमने इसमें सिल्वर मेटल का ही इलेक्ट्रोड यूज करना है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, जो सिल्वर नाइट्रेट है दैट अगेन चेंज द सिल्वर आयन प्लस नाइट्रेट आयन, और जो वाटर है दैट अगेन चेंज इनटू द H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे जो एनोड के ऊपर रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे जो एनोड क्योंकि सिल्वर का बना है वही डिजॉल्व करेगा एंड दैट लूज द इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में वही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी कि एट एनोड सिल्वर मेटल चेंज इनटू सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड एट कैथोड सिल्वर आयन टेकअप द इलेक्ट्रॉन और सिल्वर मेटल वहाँ पे डिपॉजिट करती जाएगी। एनोड डिजॉल्व करता जाएगा और सिल्वर वहाँ पे उसका वेट इंक्रीज करता जाएगा। तो इट्स अबाउट